नमस्कार दोस्तों। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा किसी भी लेवल की दे रहे हैं या फिर आप टेट या सुपर टेट से संबंधित या सी टेट से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विशेषकर राजस्थान में रीट मेंस यानी ग्रेड थर्ड, यूपी में टेट सुपर टेट, हरियाणा में एस टेट तथा सी टेट से जुड़े हुए जो बालक हैं, मध्य प्रदेश में एमपी टेट से जुड़े हुए जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खास फैक्ट्स जो है मैं इसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे फैक्ट्स मैं समय समय पर आप लोगों को बताता रहूँगा। सबसे पहले है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा एक शिक्षक में पढ़ाने के कौशल डेवलप किए जाते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले DW एलन ने की थी। दूसरा है शिक्षण कौशल सुधार की प्रविधि किसे कहते हैं। यानी एक शिक्षक कौशल सुधार का मतलब है शिक्षक पढ़ाते समय किस तरह से अपने पढ़ाने के तरीके में और बेहतर प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकता है और बेहतर प्रकार से कैसे वो शिक्षण कार्य कर सकता है। इसके लिए जो विशेष प्रकार का तरीका है, प्रविधि है, वो क्या है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट है डॉक्टर VK पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने प्रकार के शिक्षण कौशल बताए। देखिए, जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वहाँ विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल जो है सिखाने के प्रयास किए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। छोटे छोटे जो है शिक्षण के प्लान बनाए जाते हैं, यानी कि लेसन प्लान होते हैं 5 से 10 मिनट के, और कम बच्चों की संख्या में उनको छात्राध्यापकों को उनका उपयोग करते हुए शिक्षण कौशल उनमें पैदा करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर VK पासी ने बताया था कि 13 प्रकार के जो हैं कौशल विकसित किए जा सकते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है छोटी छोटी टुकड़ों में विभाजन करते हुए विषय वस्तु को छात्रों तक प्रेषित करना और छात्र स्वयं अध्ययन करते हुए स्वयं समझने का और सीखने का प्रयास जहाँ पर करते हैं, वो होता है अभिक्रमित अनुदेशन। और इसका विकास सबसे पहले क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर BF स्किनर ने किया था 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये वर्तमान में बहुचर्चित शब्द है, और जहाँ पर शिक्षण रीति विज्ञान के माध्यम से या उसके नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने काम में लिया। तो सबसे पहले 1967 में ब्रायन मोर जोन्स नामक विद्वान थे दोस्तों, जिन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट है भारत में शैक्षिक तकनीक केंद्र किसने प्रारंभ किया। भारत देश में शैक्षणिक तकनीक केंद्र जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो NCERT नई दिल्ली के द्वारा की गई। NCERT नई दिल्ली जो है ये संपूर्ण भारत देश में शैक्षिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण बनाने में योगदान देती है। नेक्स्ट है शिक्षण मशीन किसने बनाई। शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया था। तो सिडनी एल प्रेसी ने। सिडनी एल प्रेसी नामक विद्वान जो थे, अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने 1926 में 1926 में सबसे पहले शिक्षण मशीन बनाई थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रही, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रयास किया था। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई टेक्निक से। टेक्निक का मतलब कला, कला से टेक्नोलॉजी बनी है, यानी कि टेक्नोलॉजी अपने आप में कलात्मकता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। कोई भी शिक्षण प्रतिमान होता है उसके कितने तत्व होते हैं दोस्तों। शिक्षण प्रतिमान के हमेशा ध्यान रखिए 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले नंबर पर उद्देश्य होता है, उसके बाद में उसकी कोई संरचना होती है, सामाजिक की प्रणाली किस तरह से उसका विकास करते हुए हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं, वो शिक्षण प्रणाली कहलाती है। उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में लास्ट में इसमें होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के द्वारा जो है अंतिम जो है शिक्षण प्रतिमान के चरण को पूरा करते हैं। इस तरह से 4 तत्व इसमें होते हैं। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है।
ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP है एक ऐसा संसाधन है जो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। पीछे की तरफ से प्रकाश किरणें गिराई जाती है और सामने की तरफ पर्दे पर या सामने की तरफ जो है विषय वस्तु नज़र आती है। श्रव्य दृश्य सामग्री सामान्यतया होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री सामान्यतः होती है तो बहुमाध्यम उपागम होता है। बहुमाध्यम उपागम का मतलब है दोस्तों इसमें एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है और सबसे बड़ी बात है इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति होती है। इसीलिए ये श्रव्य दृश्य सामग्री जो है बहुमाध्यम उपागम कहलाती है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी सहायक सामग्री की होती है तो इसी की होती है। नेक्स्ट है, जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है। जब भी कोई छात्र उन्नति करता है तो दोस्तों फाइनली है कि उसका टीचर जो उसको पढ़ाता है उसको आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमेशा एक टीचर पढ़ाते समय ये चाहता है कि उसके बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो और उनके बालकों को अधिगम करवाने के प्रयास में वो सदैव प्रयासरत रहता है, इसलिए उसको आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। शिक्षा से किसका कल्याण होता है। शिक्षा एक ऐसी कल्याणकारी व्यवस्था है दोस्तों जिससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। जो भी शिक्षा से जुड़ता है सुनिश्चित रूप से उसका कल्याण होता है और एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद में समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी सकारात्मक रूप से कार्य करता है तो अन्य लोगों के लिए वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की शिक्षा भी कल्याणकारी कार्यों में जुड़ती है। तो शिक्षा हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी होती है। ये किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, तो जॉन लॉक ने कहा। कोरी कागज़ के समान, कोरी स्लेट या टेबुलर आशा के समान होता है खाली मस्तिष्क और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वो उसके ऊपर अपने अनुभव लिखता है, ऐसा विचार दिया जॉन लॉक ने। प्रथम शिक्षा शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है ये प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं। सबसे पहले जो है थॉर्नडाइक थे, इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षण कार्य जब होने लगा तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री कहलाए, तो इसमें पहले विद्वान थे थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत 1920 में हुई। इसका मतलब क्या है। भारत देश में सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत 1920 से मानी जाती है। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से तैयार करना, यानी ऐसी ट्रेनिंग देना, ऐसा प्रशिक्षण देना शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कि एक टीचर जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला टीचर बने और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक के रूप में उसका विकास हो सके। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन का विचार देने का श्रेय किसे जाता है। जिनके अनुसार बालक पौधों, शिक्षक माली और विद्यालय बगीचे के समान था। तो फ्रोवेल थे जर्मनी के विद्वान, पेस्टोलॉजी के शिष्य थे और 19वीं सदी में इन्होंने जो है इस तरह का विचार दिया था। सबसे पहले पर्यटन विधि का विचार पेस्टोलॉजी ने दिया। सबसे पहले पर्यटन विधि का विचार पेस्टोलॉजी ने दिया था। इसे वर्तमान में किस विद्वान ने शैक्षिक भ्रमण नाम दिया है। देखो सबसे पहले पेस्टोलॉजी थे जिन्होंने कहा था कि बालक को यदि किसी वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में ज्ञान देना है तो उस बालक को उस स्थान या वस्तु के पास में ले जाना चाहिए। वहाँ ले जाने से क्या होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को देखेगा और प्रत्यक्ष देख करके स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करेगा। इस तरह का विचार जो पेस्टोलॉजी ने दिया था, इसे वर्तमान में शैक्षिक भ्रमण विधि के नाम से जाना जाता है और प्रोफेसर रेने जो है वो इसके वर्तमान में प्रवर्तक हैं। आधुनिक शिक्षा तकनीक को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाने वाले विद्वान थे। आधुनिक शिक्षा तकनीक को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाने वाले विद्वान थे जॉन डीवी। जॉन डीवी थे जिन्होंने आधुनिक समय के अंदर जो है शिक्षा तकनीक को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, यानी पद्धति जो है शिक्षण की वो विशेष रूप से वैज्ञानिक हो या तकनीक का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। इस तरह का विचार सबसे पहले जॉन डीवी ने दिया और जॉन डीवी के प्रयासों से ही ये सबसे ज़्यादा विकास प्राप्त कर पाई, इसलिए लोकप्रिय बनाने का श्रेय जॉन डीवी को जाता है जो अमेरिकी विद्वान थे। नेक्स्ट है, शिक्षण एक कला और विज्ञान है। यहाँ पर शिक्षक नहीं है बल्कि शिक्षण है, आपको शिक्षण पढ़ना है इसको। तो शिक्षण एक कला और विज्ञान है, यानी पढ़ाने का जो कार्य है वो अपने आप में एक कला है और एक साइंस है, आर्ट है, आर्ट एंड साइंस है। टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस।
तो ये विचार किसने दिया था? तो दोस्तों ये विचार दिया था एन एन मुखर्जी ने। एन एन मुखर्जी पहले से शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने कहा था कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाने के लिए एक शिक्षक में कलात्मकता होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर पढ़ाने की जो टेक्निक है वो एकदम साइंटिफिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, तभी जाकर वो बेहतर तरीके से अपने बालकों को पढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स। इसी तरह के कुछ खास फैक्ट्स मैं समय समय पर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा जो सुनिश्चित रूप से आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे और निश्चित रूप से आप सकारात्मक ऊर्जा इनसे प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए फैक्ट्स के साथ में। धन्यवाद।